ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, हेडिंग डाल दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल वर्ड से क्या लेना देना है बेटा? ऑप्टिकल वर्ड से का मीनिंग आता है ऐसी चीजों से जो कि लाइट लाइट से इंटरेक्ट करके और वर्क करते हैं, है ना। यानी कि जो लाइट पर बेस्ड होते हैं बेसिकली। सो वी कैन से कि the instrument which work on the principle of reflection or refraction are called optical instrument। ठीक है, तो फिनोमिनन और ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दैट्स ऑल। एक सिंपल सी बात है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है ह्यूमन आई, है ना। तो चलो पहले लिख लेते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स which utilizes the phenomenon of reflection or refraction, है ना। reflection and refraction for image formation of various objects for its study। और their study। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टडीज इन डिटेल्स। दैट्स ऑल। तो ये हो गई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सिंपल सा इसका वी कैन से इंट्रोडक्शन था। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जाएंगे दैट इज ह्यूमन आई। ओके, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ एक ह्यूमन आई का फिजिक्स में क्या यूज है, मतलब फिजिक्स उसको किस व्यू से देखती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, क्योंकि हम लोग जब भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत ह्यूमन आई के बारे, चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए। ठीक है, तो अब ह्यूमन आई का क्या है कि बेटा, ये एक ऑलमोस्ट 1 इंच डायमीटर का वी कैन से एक स्फीयर होता है। तो आप बोल सकते हैं कि इस टाइप का कुछ एक स्फीयर होगा, है ना। सो इट इज जस्ट अ स्फीयर। तो यहाँ पर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस स्फीयर में क्या होता है बेटा, ये स्फीयर यहाँ से थोड़ा सा इसका शेप यहाँ से चेंज कर लेते हैं ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इस तरह से। दैट्स ऑल। नाउ व्हाट विल हैपन, द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, होता तो बहुत कुछ है लेकिन मैं सिर्फ अपने काम की चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मसल्स होती है बेटा। ये मसल्स इस तरह से रहती है, नीचे की तरफ भी रहेंगी। और बेटा ये मसल्स जो होती हैं इनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और ये सिलियरी मसल्स ना आई लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, ये आई लेंस से कनेक्टेड होती है इस तरह से। तो अपनी आंखों में क्या होता है, एक लेंस होता है जो कि टिश्यूज का बना होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब देखो, एक तो ग्लास का बना हुआ लेंस है तो वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, यानी कि उसका साइज एंड शेप क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा टिश्यूज का बना हुआ है, मतलब इसकी साइज, मतलब इसका शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड इसकी टेक्स्ट किया जा फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, इट्स फोकल लेंथ इज एडजस्टेबल। और ये किस टाइप का लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज जस्ट अ
कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स ऑल। तो सबसे टॉप लेयर जो होती है बेटा, सबसे टॉप लेयर उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, सॉरी, कॉर्निया है ना, तो कॉर्निया लिख लेना। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ बात करता हूँ बेटा, ये सिलियरी मसल्स होती है, और यदि मैं बात करूँ इसकी तो ये क्या है, ये है आई लेंस, यानी कि ये लेंस है, और वो भी किस टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। रिमेम्बर हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, टिश्यूज का बना होता है, उसकी एक फिक्स फोकल लेंथ नहीं होती, वो फोकल लेंथ थोड़ी एडजस्टेबल होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू नीड क्या होता है, सिलियरी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, या फिर वी कैन से इस पर स्ट्रेस डालती है और इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। एग्जांपल कैसे पता चलेगा बेटा, आपको पता है जब बहुत देर तक आप अंधेरे में रहते हो, अचानक से कोई लाइट चालू कर दे, है ना, तो लाइट चालू करते ही क्या होता है, आपकी आईज अचानक से बंद होने, मतलब बंद होने की कोशिश करती है, आपको बहुत बहुत लाइक एफर्ट्स करने पड़ते हैं आईज ओपन करने के लिए, एम आई राइट? यस यस, सर। यस। सो ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि लाइट सडनली आपके आईज में एंटर करती है, और आपकी आईज क्या करती हैं, उस इतनी सारी लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आई लेंस जो होता है वो छोटा होता जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम लाइट रेज अंदर जाए, है ना। तो ये छोटा सा आई लेंस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया, और एग्जांपल ये दूंगा बेटा कि जैसे अ, आप समझ लीजिए कि आपसे 4 या 5 फुट डिस्टेंस पर एक छोटा-सा पेन रखा है, यू कैन सी इट क्लियरली। अब वो पेन पास में आता जाता है, पास में आता जाता है, आप समझ लीजिए कि वो आपसे ऑलमोस्ट 5 इंचेस, 5 फुट था पहले, अब 5 इंचेस डिस्टेंस पर आ गया। बेटा 5 इंचेस डिस्टेंस पर आता है तो आपको पता है आपके आईज़ पर एक स्ट्रेस सा फील होता है, ऊपर की तरफ एक दर्द सा फील होता है, हल्का-सा स्ट्रेस सा फील होता है, येस और नो? एम आई राइट? येस? यस सर। यदि हाँ, यदि आप चाहो तो अपने हैंड की फिंगर को अपनी आईज़ के सामने रख सकते हो। आप उसको सबसे पहले अपने हैंड को पूरा स्ट्रेच रखना, उसके बाद धीरे-धीरे अपने फिंगर को धीरे-धीरे पास में लेके आओ आई के, तो आपको आईज़ के ऊपर एक पेन सा फील होगा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए उस पर स्ट्रेस डालती है, इसीलिए, ठीक है? बीच में वो लिक्विड भरे होते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आगे यहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है, उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो मैं इतनी चीज़ें आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है मैं वही नोट करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एनसीईआरटी में वैसे गिवन है, एक बार वहाँ से आप रीड करोगे तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी, और वो स्कूल एग्ज़ाम के लिए चाहिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यस। नेक्स्ट, बेटा ये जो बैक साइड का पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला, ये पूरा बैक साइड का पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेटिना, यानी कि ये टिश्यूज होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं, पीछे की तरफ जो होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। जब कभी भी आई लेंस से लाइट रेज जाती है और इमेज बनाती है, यदि वो इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बन रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, और यदि वो इमेज रेटिना से या तो पहले या फिर बाद में बन रहा है तो हमें ब्लर इमेज दिखाई देगा, मींस वी कैन नॉट सी द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग? यस सर। यस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब कभी भी रेटिना पर, है ना, तो अब होता क्या है देखो, लेट्स से मैं 2 लाइट रेज ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइट रे, ये एक और लाइट रे है, और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर रेटिना पर ऐसे इमेज बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बनती है इमेज, ओके, दैट्स ऑल। तो आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा, तो आपको बस इतना याद रखना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इफ द इमेज if the image forms at retina, then it is visible clearly to us, ठीक है? It, sorry, if
if image forms before or after retina, before or after retina, यानी कि रेटिना के बाद में या फिर रेटिना से पहले, रेटिना then it is blur. Blur means cannot be seen clearly. ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। गुड। तो बेटा ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, फिर पीछे क्या होता है बेटा, रेटिना से जुड़ी होती है ऑप्टिकल नर्व्स, और ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है वो माइंड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो बेटा वो सारे सिग्नल जो है वो माइंड को भेजती हैं। और आपको एक बात पता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो इमेज बनाता है ना, वो इमेज इन्वर्टेड होता है, यू नो दैट। यदि रियल इमेज बना यस रहा है तो एंड दैट इज इन्वर्टेड, यस। उसको फिर इन्वर्स किया जाता है। यस बेटा, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि द आइलेंस फॉर्म द वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, और उस इमेज को जो है ऑप्टिकल नर्व से माइंड तक भेजा जाता है, और वहां पर वो उसको करेक्ट करके क्या करते हैं, सीधा रीड करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ? तो बस ये इतनी सी चीज थी। हाँ, एक और चीज बेटा, आई लेंस क्या होता है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसका जो म्यू होता है ना, आई लेंस का म्यू जो होता है बेटा, वो 1.437 के आसपास होता है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बट 1.437 होता है, ओके। आइलैंड्स का क्या क्या होता है सर? बेटा म्यू रिफ्रैक्टिव मतलब इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंस, ओके। ओके सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंस। आई लेंस एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लिख रहा हूँ। इज नियरली 1.437, नॉट एग्जैक्टली बट इसी के आसपास कुछ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके। ये सारी चीजें तो आपको आ गई समझ में। अब बेटा, अब मैं बात करता हूँ अपने रेंज ऑफ विजन की, या फिर एक और बात है, पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं पहले। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो लेंस होता है ना बेटा, ये क्या करता है, इमेज रेटिना पर बनाता है, यानी कि आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट आपके आइलैंड से कितनी डिस्टेंस पर है और उसका इमेज रेटिना पर ही बनाना है। तो इसके लिए फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, मींस वी कैन से पावर ऑफ आई लेंस विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर दैट, क्लियर? याद रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, ओके। We can say ability of eye to see the near object as well as far object is called power of accommodation. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब सर हमारी आई की पावर ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ओके सर। लिख रहे हो क्या? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब किस रेंज में हमारी आई जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएगी। तो हम जानते हैं कि हम बहुत दूर की चीज को भी देख पाते हैं, मीन्स इनफाइनाइट, है ना। हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई चीज को भी देख पाते हैं, और हम लोग अपने क्लोज, आई की काफी क्लोज रखी हुई चीज को भी देख पाते हैं। लेकिन हम क्या है कि प्रॉपरली यदि किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, तो सिंपल सी बात है कि उसके 25 लिए सेंटीमीटर से आगे हाँ, रखना है सर। यस, नियर पॉइंट डिफाइन किया गया है बेटा एक हेल्दी आई के लिए, है ना। सबके लिए सेम नहीं होता, बच्चों के लिए अलग होता है, और बूढ़े लोगों के लिए अलग होता है, ओल्ड जो भी पर्सन होते हैं उन सबके लिए अलग होता है। और वी कैन से एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर होती है। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
तो आपकी आई बिना किसी प्रॉब्लम के उसको क्लियरली देख पाती है सर बिना तो फिर किसी आइस का फोकल लेंथ 12.5 बोल सकते हैं। बेटा आई का फोकल लेंथ आई 12.5 मीन हो लेंस सकता का फोकल लेंथ। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? वो तो मिरर के लिए होता है ना। हेलो, ओके सर। मतलब इसको फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे बेटा, है ना। इसको फोकल लेंथ नहीं बोल सकते, और वैसे भी आई लेंस का फोकल लेंथ तो एडजस्टेबल होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके सर। यस, आप ये समझ लो कि रेंज ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट, ये याद रखना है आपको, ओके। इसको हम लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन या रेंज ऑफ विजन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ हेल्दी ह्यूमन आई कैन या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई, है ना। फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि हम बहुत दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं और वेरी क्लोज टू द आई भी देख पाते हैं, ठीक है। या एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट, अ नॉर्मल human eye can see the objects clearly only if they are at a distance, only if they are at a distance greater than 25 centimeter, and this is called, इसको बोलते हैं बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट, नियर पॉइंट इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा बेटा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यदि यहाँ पर यानी कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बिना किसी स्ट्रेस के आई उसका क्लियर इमेज देख पाती है। उससे उससे क्लोज यदि लेकर आओगे तो आईलेस पर स्ट्रेस पड़ने लग जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चों, याद रहेगा। जी सर। या और नेक्स्ट फार पॉइंट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस where where the image can be seen, sorry, object can be seen, can be seen। तो बेटा इसके लिए हम लोग बोल देंगे कि इट इज इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी ही फार पॉइंट होता है, दैट्स ऑल, खत्म। इतना नोट किया आपने। अब एक लास्ट चीज और लिखनी है, दैट इज रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस। नेक्स्ट इज यस। रिजॉल्विंग लिमिट, वेरी गुड। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है कि यदि क्या है कि
बहुत क्लोजली 2 पॉइंट्स बना रखे हैं या मे बी 2 लाइन्स बना रखी हैं जो कि काफी क्लोज है एक दूसरे से, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बोल लो या फिर इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस बोल लो, और आपकी आई जो है इन दोनों को देख रही है, पहले पहले इन 2 पॉइंट्स को देख रही है। तो क्या होता है बेटा, इस पॉइंट से लाइट रे आएगी, इस पॉइंट से भी लाइट रे आएगी, और ये लाइट रे आपके आई में जाएगी। बेटा ये क्या कर रही होगी, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, राइट। ये आपके आई में जाएगी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। इसी तरह यस। से यहाँ पर हम आई ले सकते हैं, और यहाँ से लाइट रे आ रही होगी और यहाँ से लाइट रे आ रही होगी, और ये आपके आई पे कुछ एंगल थीटा सबटेंड कर रही होगी। यदि इस थीटा की वैल्यू 1 मिनट यानी कि 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री है ना, उसको क्या बोलते हैं 1 मिनट। तो यदि ये एंगल 1 मिनट से ग्रेटर है तो हमें 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे या दो लाइंस दिखाई देगी, है ना। ये 2 है तो 2 ही दिखाई देंगे यदि 1 मिनट से ज्यादा एंगल है। यदि 1 मिनट से कम एंगल हो गया तो आपको ये सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी कि 2 लाइंस नहीं, एक सिंगल लाइन दिखाई देगी। ये 2 पॉइंट्स नहीं, ये सिंगल पॉइंट दिखाई देगा। आर यू गेटिंग? क्या मेरी बात समझ आई? सर तो हेलो। इसीलिए हम एटम्स नहीं देख सकते, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। एटम्स तो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए नहीं देख पाते बेटा, लेकिन आप यदि वेरी क्लोज, यदि टू ऑब्जेक्ट्स को यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आप रख रहे हो, है ना, और आप क्या करोगे बेटा, आप उनको देखने की कोशिश करोगे, यदि वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो जैसे जैसे आप उससे दूर हटते जाते हो, जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, आपको अभी तो वो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन आप उससे दूर जाते हो तो धीरे धीरे आपको सिंगल पॉइंट नजर आता है। समझ आया? क्योंकि एंगल जो है वो आई पर कम होता जाता है। आर यू गेटिंग? यानी कि यस मेरा सर। कहने का मतलब है बेटा कि जैसे-जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हो वो आपको छोटा दिखाई देता है ना? यस, यस सर। यस। वैसे ही 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रही है, लेकिन जैसे-जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे, वैसे-वैसे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लोज जाते हुए दिखेंगे और फाइनली आपको सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका रीज़न यही है बेटा कि एंगल जो आई पर बन रहा है वो छोटा होता जाता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है आपकी। तो बेटा दोनों पॉइंट्स या दोनों लाइन्स के बीच की वो डिस्टेंस जिससे आपको क्लियरली 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सेपरेट लाइन्स दिखाई दे रही है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रिज़ॉल्विंग लिमिट। ठीक है? मैं इसको नोट करा देता हूँ तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ओके? या सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिज़ॉल्विंग लिमिट, ओके? या तो रिज़ॉल्विंग लिमिट की बात करते हैं बेटा, द मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट the minimum angular displacement between two objects, between two objects तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, यानी कि वो एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स so that they are just resolved is called resolving limit. Or for I it is 1 minute, ठीक है। 1 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 1/60 डिग्री। गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, एक आई के लिए जो है, ह्यूमन आई के लिए वो 1/60 डिग्री के बराबर होती है। दैट्स ऑल। इमेज बनाना चाहे तो बना सकते हो आप। इसको आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऐसे, इसके यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऐसे।
और यहाँ से लाइट रेज आ रही होंगी, यहाँ से भी आ रही होंगी, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है और यहाँ पर है आई। ठीक है, तो ये जो थीटा है दिस इज डिसॉल्विंग लिमिट। ठीक है, डन। आगे बढ़े बच्चों, ये सारा कंप्लीट हुआ? डिड यू नोट डाउन? यस। ओके बच्चों, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ आईज, है ना? जल्दी से आ जाओ बेटा, डिफेक्ट ऑफ आई। कुछ लोग इसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी बोलते हैं, इट्स ओके, एक ही बात है। हाँ जी, तो अब मुझे सबसे पहले मैं दो कॉमन चीजें ले लेता हूँ बेटा, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, है ना? हम लोग बोल सकते हैं मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो क्लियरली दिखाई देते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, आई बात समझ? नेक्स्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, तो वो क्या होता है? इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती है, लेकिन पास की चीजें तो क्लियरली दिखती है। जनरली जो बूढ़े सर लोग ये होते हैं ना, मायोपिया हुआ ना सर, दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये थोड़ा सा उल्टा है। देखो, शॉर्ट साइटेडनेस है ना, यानी कि पास की चीजें जो है वो देख सकते हो आप, क्लियर? तो नियर ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी बट फार ऑब्जेक्ट्स यू कैन नॉट सी। ओके, आई बात समझ? तो चलिए यस सबसे सर। पहले लिख लीजिए, हाँ, शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस मीन्स जो शॉर्ट डिस्टेंस पर है वो इजीली वो विजिबल है, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। और मायोपिया, ये इसका नेम कुछ ऐसा ही है बेटा, उसको कुछ कर नहीं सकते, है ना? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस पर है वो दिखाई देगी। ओके, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं बेटा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली, या नॉट क्लियरली विजिबल, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज जमा लीजिएगा। ठीक है, या so distant objects are not visible clearly, but the near objects can be seen properly. Near objects are visible properly. Properly. समझ में आया? During this defect. अभी डिफेक्ट क्यों आता है बेटा? ये डिफेक्ट आता है बेटा, या तो आपको बाय बर्थ इससे डिफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट थिंग बेटा, आपके आई लेंस जो होता है ना बेटा, उसकी उसकी जो फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट पावर है, उसमें उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और या फिर आप क्या करते हो कि बहुत ही लाइक बुक्स वगैरह और इन सबको बहुत ही क्लोज आई के बहुत ही क्लोज रख के पढ़ाई करते हो, या फिर मोबाइल चलाते हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें बेटा, इसमें क्या होता है कि आपकी जो आई लेंस है, आई लेंस से या जो लाइट रेज जाती है, ये लाइट रेज ना रेटिना पर पहुंचने से पहले ही इमेज बना देती है। समझ में आया? रेटिना पर पहुंचने से पहले ही ये क्या कर देती, इमेज बना देती है, तो इमेज यही बन जाता है बेटा, यहाँ पर ही इमेज बन जाता है, तो उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आई बात समझ?
कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द image forms before retina in this defect. ओके गाइस, अब ये तो हो गया इस डिफेक्ट के बारे में। अब बेटा इस डिफेक्ट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, कैसे सही कर सकते हो, कैसे करेक्शन कर सकते हो? तो बेटा चश्मा लगा के, है ना। और व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्स यू विल यूज, व्हाट टाइप ऑफ ग्लास यू विल कॉन्केव यूज? लेंस। वेरी गुड, कॉनकेव लेंस। यानी कि आप लाइट को क्या कर लोगे, डाइवर्ज कर लोगे। यदि लाइट रेस डाइवर्ज हो गई तो बेटा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि आईलेंस जब उनको वापस कन्वर्ज करेगा तो वो अब पक्का रेटिना पर इमेज बना पाएगी। तो यानी कि हम लोगों को कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इट कैन बी करेक्टेड, यानी कि हम बोल सकते हैं करेक्शन कैन बी मेड यूजिंग अ using a diverging, you can say diverging lens of, diverging means concave, lens of suitable power। ठीक है, तो अब क्या होगा, सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस लाके लगाया तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली मतलब परफेक्ट कॉन्केव हो। वो प्लानो कॉन्केव हो सकता है, एक तरफ से कॉन्वेक्स और एक तरफ से कॉन्केव हो सकता है, लेकिन जो रिजल्टिंग लेंस बनेगा वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, ये लाइट यहाँ पर आप लाइट रेस बना दो, यहाँ पर आप डाइवर्जिंग लेंस लगा लो। तो मैं कुछ इस टाइप का डाइवर्जिंग लेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट रेज यहाँ से इस तरफ से ऐसे जाएगी और यहाँ पर है आपका आई लेंस। ठीक है, तो यहाँ से डाइवर्ज हुई और अब ये एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज बना लेगी क्योंकि डाइवर्ज हो चुकी है। सॉरी, क्लियर? कोई दिक्कत? पहले बिफोर रेटिना पर बना रही थी, लेकिन अब एक डाइवर्जिंग लेंस ने उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर लिया, तो उसकी वजह से अब ये जब वापस कॉन्वेक्स लेंस से यानी कि आई लेंस से कन्वर्ज होगी तो रेटिना पर इमेज बनाएगी। दैट्स ऑल, फिनिश। चलिए नेक्स्ट आगे वाले पर चलते हैं। ये तो खत्म हुआ। नेक्स्ट यू राइट डाउन फायर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया जल्दी से। नेक्स्ट इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ओके बच्चों, तो सेकेंड नंबर का डिफेक्ट है फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है बेटा, इसमें ना आपको दूर की चीजें तो दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती। तो वी कैन राइट हियर नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी, कैन नॉट बी seen clearly and far objects can be seen clearly। समझ आया? ओके दोस्तों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आइज के नियर पॉइंट्स एंड फार पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, वो नियर पॉइंट है वो दूर हट गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक तरह से नियर पॉइंट मूव मूव्स अवे, यानी कि नियर पॉइंट की वैल्यू अब 25 सेंटीमीटर नहीं रहती है, ऐसी आई के लिए वो 25 से ज्यादा बन जाती है। ठीक है। और ऊपर वाले में क्या होता है बेटा, ऊपर वाले में नियर पॉइंट कम क्लोजर। यस और नो? एग्री? बोलो दोस्तों। यस। ओके। तो शॉर्ट साइटेडनेस में नियर पॉइंट कम क्लोजर और इसमें नियर पॉइंट मूव अवे। ठीक है। अब होगा क्या, इमेज फॉर्म्स आफ्टर रेटिना, है ना। इमेज जो होता है बेटा इस डिफेक्ट में रेटिना के बाद में बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इन दिस डिफेक्ट द image forms after retina। ओके, इमेज फॉर्म्स आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद में इमेज बनेगा। तो इमेज रेटिना के बाद में बनेगा तो क्या होगा, तो ब्लर दिखाई देगा, सिंपल। तो ये हो गया आइलैंड। इस तरह से। और होगा क्या, लाइट रेज आ रही हैं, तो लाइट रेज आने के बाद जो इमेज बनाएगी वो यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है। तो इमेज फॉर्म्स आफ्टर रेटिना। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक और कन्वर्जिंग लेंस डालना पड़ेगा, तो इमेज जो है वो क्लियरली दिखाई देगा। यस और नो? ठीक है। नोट कर लो इस चीज को जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल पावर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ओके, आया समझ? आया। गुड। तो बेटा नियर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब लाइट रेज कुछ इस तरह से आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रख लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया। और लाइट रेज यहाँ से थोड़ी कन्वर्ज होगी और फिर आइलैंड से फिर से कन्वर्ज हो जाएगी। और यहाँ से फाइनली और कन्वर्ज होके एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज बनाएगी। ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पर करेक्शन वर्ड लिखा है, नॉट नॉट द ट्रीटमेंट या ट्रीटेड वर्ड लिखा है। इसका रीजन क्या है, इस डिफेक्ट को हम परमानेंटली नहीं हटा रहे हैं, हम लोग बस एक लेंस यहाँ पर ऐड करके करेक्शन लगा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है। ओके, ये आ गया आपको समझ में। अब हम दो छोटे छोटे से हैं उनको और देख लेते हैं बेटा। अब क्या होता है, कुछ लोगों को प्रेस
वी कैन से एक और टाइप का डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जिसमें नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों एक साथ हो जाते हैं, और ऐसा जो होता है वो ओल्ड एज में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यू राइट डाउन जस्ट प्रेस बायोपिया। नंबर 3, प्रेस बायोपिया। BY, प्रेस बायोपिया। तो ये ओल्ड एज में होने वाला है, इसमें नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दिस डिफेक्ट या in this defect both the near and far objects, both the near and far objects cannot be seen properly. Cannot be seen clearly. बेटा ऐसे के लिए क्या करेंगे हम लोग, बायफोकल लेंस का यूज करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कि आपके दादाजी का या दादी का चश्मा जो होता है बेटा, वो क्या होता है, ऊपर से अपर हाफ पार्ट जो होता है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करता है, और लोअर हाफ जो होता है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। ओके, उसको हम बायफोकल लेंथ बोलते हैं। सो वो यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग a bifocal length. I'm sorry, bifocal length. बाइफोकल मीन्स अपर हाफ जो होता है उसका वो कनकेव होता है, और लोअर हाफ जो होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, बात समझ पाए? गॉट इट दोस्तों? चलिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया सबको? नोटेड ऑल ऑफ यू? हेलो। एंड द फुल एंड फाइनल लास्ट डिफेक्ट जो है वो एस्टिग्मेटिज्म। इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। बेटा ये पूरा एक ही वर्ड है ना, मैंने लिखने में प्रॉब्लम हो गई। या एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है बेटा, आपके आईलेंस में डिफेक्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपको ना जो वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपको ना वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देती। आई मीन टू से कि यदि कुछ लाइंस इस तरह से है, इस तरह से यदि कोई लाइंस है, तो बेटा क्या होता है, आप उसको प्रॉपरली नहीं देख पाते और वो आपको ऐसे दिखाई देती है। ओके दोस्तों, समझ पाए? हेलो। Yes. यस बेटा, जस्ट दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
in this defect, the eyes cannot see, the eyes can not see the vertical and horizontal lines, vertical and horizontal lines clearly. ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है और उसको हम क्या बोलते हैं, इट एस्टिग्मेटिज्म. ठीक है, तो इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल ग्लास, इट कैन बी treated using cylindrical glass. treated corrected, sorry corrected, मैंने treated लिख दिया, corrected yes. वैसे कुछ जगह आपको treated वर्ड भी लिखा मिलेगा, लेकिन वो वर्ड सही नहीं है ना, corrected लिखना चाहिए. ट्रीटमेंट तो जो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसका ट्रीटमेंट किससे होता है बेटा, लेजर से, है ना, या सर्जरी से. ठीक है, इतना करना काफी था. अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप में. बेटा अब ये अभी तक जो था ये जस्ट थ्योरी, आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ये सारी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है. अब जो आता है इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सो नाउ यू राइट डाउन बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, हेडिंग डाल दो सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, एनी प्रॉब्लम, किसी का कुछ नोट करना बाकी रह गया है क्या? एवरीथिंग नोटेड प्रॉपरली? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं. इसको हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं या फिर मैग्नीफायर भी बोलते हैं. ठीक है, सो कुछ नया नहीं है, सिंपल आपने अपनी लाइफ में भी इसको बहुत बार यूज किया हुआ है. वो इस टाइप का जो माइक्रोस्कोप होता है ना, आपको याद होगा, सिर्फ इतना सा इस टाइप का दिखता है वो, है ना, ये. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप. इसमें क्या होता है, जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस. और ये क्या है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप है. इसका काम क्या है? तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, राइट. तो हम लोग सबसे पहले आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेज. मैग्निफाइड मीन्स बड़ी. तो मैग्निफाइड इमेज ऑफ small object, very small object. Okay, so it is just a convex lens of we can say it is just a convex lens, है ना, of we can say smaller focal length या lesser focal length, है ना, smaller focal length, that's all. मतलब एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो बहुत ही कम है. ठीक है, तो जितना ज्यादा कम फोकल लेंथ होगा उतना ही वो ज्यादा मैग्निफाइड इमेज बना पाएगा. ठीक है, सो इट इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ, इतना आपको ध्यान रखना है. अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके रे डायग्राम पर, है ना, क्योंकि बेटा इसका रे डायग्राम ही है जो हमें समझ में आना चाहिए.
बेटा इसको हम मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफायर भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि कई बार आपको ये वर्ड भी लिखे मिल सकते हैं, मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब रे डायग्राम समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, हाउ इट वर्क। बेटा देखो, आपको क्या करना है, छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखना है ना। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल आई का फोटो बनाता हूँ, नॉर्मल आई को देखते हैं क्या होता है ना। बेटा एक नॉर्मल आई जो होती है वो लेट से ये रही, ठीक है। अभी मैंने कोई मैग्नीफाइंग लेंस यूज नहीं किया, सिर्फ एक नॉर्मल आई है। लेट से इससे नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नियर पॉइंट, ठीक है। सो सपोज दिस इज द नियर पॉइंट, इसको डी बोल दिया, यानी कि यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का ये क्लियर इमेज, एग्जैक्ट इमेज जो है वो देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख लिया। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या करता है, आई पर कुछ एंगल बना रहा होगा। सो लेट से दिस एंगल इज थीटा नॉट या फिर अल्फा, जो भी आपको पसंद है। तो लेट से मैं यहाँ पर अल्फा लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंगल अल्फा शो कर देता हूँ, दिस इज सिंबल अल्फा, ये अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, अब अंदर जाके वो आई के अंदर इमेज बना रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये आई पर अल्फा एंगल बना रहा है, इसको आपको याद रखना है। व्हाट इज डी, डी इज द नियर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे, यार बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, उसके हाइट को हमने अज्यूम कर लिया एच नॉट, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली ये कितनी हाइट का है क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये आई पर जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग? बच्चों ये आई पर जितना एंगल बनाता है उसको हम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, चलेगा? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी वंस अपॉन ए टाइम, क्या पढ़ी थी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा हो जाता है और इज इक्वल्स टू थीटा हो जाता है जब थीटा इज वेरी स्मॉल। यस, आप जानते हो ये बात, यस और नो? हेलो, ऑल ऑफ यू आर देयर? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा नहीं? हेलो, थोड़ी सी थ्योरी थ्योरी आ गई इसलिए बोरिंग लग रहा होगा, अभी ये अच्छा है, ठीक है ना। तो बेटा आपको एक बात पता है कि जब थीटा बहुत बहुत स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोल लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे tan अल्फा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हम लोग इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हैं, तो h अपॉन d। क्लियर? h अपॉन d, ये हमने लिख लिया एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब मैं ले लेता हूं कि इसका, यदि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहे हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली तो ये नहीं बनेगा, अब हम लोगों को यहाँ पर एक लेंस लगाना पड़ेगा। और लेंस को हम लोग यदि कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यदि हम यूज कर रहे हैं, तो बेटा आपको एक बात पता है, कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन को यूज करना पड़ता है, तो इसका मतलब वो लेंस तो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास यूजलेस हो जाएगा। तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्चुअल इमेज देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी कि आपने यहाँ पर रख दिया एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, इसको अच्छे से समझना बेटा, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट का यदि आपको मैग्नीफाइड इमेज देखना है तो डेफिनेटली आपको फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। तो फोकस यहाँ आएगा, पोल ऑब्वियसली लेंस पर होता है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा पतला करते हैं।
अब ठीक है। या सो बच्चों अब क्या होगा, लाइट रेज जाएंगी ऑब्जेक्ट से, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की साइज को मैंने एच नॉट बोल दिया। यहां से लाइट रे गई इस लेंस पर, और एक और लाइट रे गई जो कि डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से निकली इस तरह से, ठीक है बेटा। जो भी लाइट रे है वो लेंस से जाने के बाद क्या होती है, ये पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, है ना। इसका फोकस आगे कहीं होगा तो इस तरह से। अब यदि आप देखेंगे तो ये कभी भी आगे जाकर कभी नहीं मिल पाएगी, है ना, इनफाइनाइट पर भी नहीं मिल पा रही है। सो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ओके, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द लाइट रेज बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द लेंस, नॉट मिरर, इट इज लेंस। बेटा लेंस के पीछे एक्सटेंड करते हैं तो एक तो ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये हमें इमेज दिखाई देता है। तो दिस इज इमेज। ओके, क्या आप इस चीज को समझ पाए? तो ये कैसा वर्चुअल इमेज बना, इरेक्ट बना और मैग्निफाइड बना, दैट्स ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम? बोलिए दोस्तों। Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। तो ये तो हो गया था एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें एंगुलर साइज ऑफ इमेज बनाना है ना। तो देखो अब यहाँ पर आई का कोई मतलब, आई किधर रखेंगे, आई को तो इस तरफ रखना है, आई को इस तरफ रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख पाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आई को बनाने की जरूरत नहीं है, इमेज जो बनाना है वो लेंस से बनाना है। आई को यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। या सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स साइज। तो बेटा इसको हम लोग बोल लेते हैं, ये एच नॉट है तो इसको एच बोल लेते हैं। और मान लिया कि जो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अल्फा थी, तो यहाँ पर इमेज के एंगुलर साइज देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको बीटा बोल लेते हैं, ये दिस इज बीटा। यदि ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, देखो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना। यदि ये बीटा है, ये एच नॉट है, तो ये एच है ना। अब एच नॉट की इसकी यहां से यहाँ यानी पोल से जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया यू। इसको हमने क्या बोल दिया, यू बोल दिया, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और जो इमेज जितनी डिस्टेंस पर बन रहा है लेंस से, उसको हम वी के नाम से जानते हैं। तो यू वी एच नॉट एंड एच, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक वी, यहाँ से यहाँ तक यू। बेटा टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो क्या हम बोल सकते हैं एंगुलर साइज ऑफ इमेज, एंगुलर साइज ऑफ इमेज यानी कि बीटा, दैट इज एच नॉट अपॉन यू भी बोल सकते हो, और दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन वी। गॉट इट? बेटा ये दोनों इक्वली तो है, आप चाहे एच नॉट अपॉन यू लिखो चाहे एच अपॉन वी, दैट इज सेम राइट। ये रेशियो इक्वल ही आएगा दोनों कंडीशन में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम बच्चों? हेलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, No, sir. sir. गुड, नॉटेड। यस सर। ओके बच्चों, मेन चीज जो थी वो ये रे डायग्राम था। यदि ये रे डायग्राम आपको आ गया ना समझ में, तो बाकी सब ठीक है। चलिए, तो ये रे डायग्राम में क्या हो रहा है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये आ गए एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। हैंस आप मैग्निफिकेशन बोल सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हो, या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। हैंस मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन एक ही चीज है, ठीक है। दैट इज साइज ऑफ या फिर एंगुलर साइज ऑफ इमेज, एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
बेटा हम लोग एंगुलर साइज क्यों ले रहे हैं, पता है ना आपको रीजन? एंगुलर साइज लेने का रीजन है कि ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा है और उसको हम लोग उसकी हाइट और उन सबको हम लोग नहीं मेजर कर पा रहे क्योंकि हम लोग उनको प्रॉपरली देख ही नहीं पा रहे। तो अब उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एंगुलर साइज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं m इज इक्वल टू एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज बीटा, और यहाँ पर यह आ जाएगा अल्फा। बेटा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया h अपॉन v ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, h अपॉन v है एक्चुअली, और वो h नॉट अपॉन u के बराबर है ना? तो h अपॉन v, कोई बात नहीं, इसको यही लिखो अभी, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा अल्फा की वैल्यू d अपॉन u। ठीक है, सॉरी गलत लिख लिया, एच नॉट अपॉन यू, एच नॉट अपॉन यू। देखो ये रहा एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा है ना, एच नॉट अपॉन डी, नॉट यू, डी। ओके, एच नॉट अपॉन डी। ओके बच्चों, क्या ये चीज आपको समझ में आई? अब क्या कर सकते हैं, इनमें से तो कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है, इनमें से कोई भी चीज तो एच कैंसिल नहीं अपॉन हो वी रही। को एच नॉट अपॉन यू कर सकते हैं। हाँ यस, तो कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो मतलब एच अपॉन वी की वैल्यू एच नॉट अपॉन यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एच नॉट अपॉन यू, और इसको एच नॉट अपॉन डी। बेटा एच नॉट से एच नॉट कैंसिल हो गया, तो एम की वैल्यू आ गई डी बाई यू। दैट्स ऑल। तो जितना क्लोज रख के देखेंगे उतना अच्छा इमेज आएगा। बेटा बोल सकते हैं, हाँ, यस, ठीक है। तो आप जितना क्लोज रखोगे उतना मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा आपको। तो ये आ गया। अब एक और बात है बेटा कि m इज इक्वल टू डी अपॉन यू मिल गया। तो अब हम यहाँ पर देखो ध्यान से, आप इमेज को देखोगे तो कैसे दिख रहा है आपको, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, समझ आया? ये तो आ गया इमेज। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। दैट्स ऑल। ओके, ये आपको समझ में आया है। अब हम ले लेंगे नेक्स्ट केस। तो इतना आपको समझ में आया? नोटेड ऑल ऑफ यू? नोट कर लो इसको जल्दी से, और किसी को कुछ नोट करना है तो मुझे बोल सकते हैं स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए। विल मूव टू दैट। हाँ जी दोस्तों, ओवर, आगे बढ़े। चलिए इसमें केस वन ले लेते हैं। केस वन का मतलब क्या है? केस वन का मतलब यह है कि इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, और केस टू इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट। मतलब क्या है कि जो v की वैल्यू है ना, वो कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो केस नंबर वन, तो बेटा ये सिर्फ केस ले रहे हैं, बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, डी बाई यू। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला है डी बाई यू। तो केस नंबर वन इज image forms at near point, near point। यदि इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है तो आप बोल सकते हो कि जो v की वैल्यू है वो कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई d के बराबर, है ना? और देखो बेटा, ऑब्जेक्ट वाली साइड को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए v की वैल्यू को माइनस डी लिखना पड़ेगा, है ना? u की वैल्यू आपको पता नहीं है तो वो आपको फाइंड करनी है, और फोकल लेंथ तो f है ही उसकी। सर आप नियर यहाँ पर पॉइंट पे बन रहा है तो v इज इक्वल टू माइनस डी कैसे हुआ सर? बेटा देखो, नियर पॉइंट मतलब लेंस से नियर पॉइंट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखो ये लेंस यहाँ पर है ना, यस और सर। ये इमेज यहाँ बन रहा है, तो बेटा यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको डी मान लो, दिस इज नियर पॉइंट। इज इट फाइन? ओके सर। यस। तो बेटा अब ये जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो उस वाली डिस्टेंस को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग v को माइनस डी लिख रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रखो इसमें 1/-d माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। u को यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, और वो भी नेगेटिव। नेगेटिव शो करता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है, यानी कि नेगेटिव आ गया है ना। चलो, तो डी शो कर रहा है मतलब लेफ्टवर्ड है ना, रियल ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन, हेंस हेंस मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, इसको मैं एफ डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ है ना, नियर पॉइंट पर है इसलिए। तो ये होता है बेटा, आपको फॉर्मूला तो याद ही है, क्या होता है? v अपॉन यू। वैल्यू रख लो। तो बेटा जैसे ही आप वैल्यू रखते हो तो v की जो वैल्यू है वो है माइनस डी, और u की वैल्यू कैसी है? माइनस ऑफ एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर इसमें माइनस डाल दो ऊपर वाले फॉर्मूला में ही साथ साथ। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मैंने साइन कन्वेंशन फॉर्मूला में ही यूज कर लिया, तो बेटा ये u मुझे मिल गया, u का मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा, आपने ऊपर जब डिराइव किया था तो आपको फॉर्मूला मिला था फाइनली मैग्निफिकेशन का, दैट वाज d बाय u। क्या था? d बाय u। तो d को तो d रहने दो, और क्योंकि ज्योमेट्री से लिया था इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन नहीं है ना। देखो, आई मीन टू से, आप इसको डायरेक्टली लिखो d बाय u, है ना। u की वैल्यू क्या है? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी डाल दो यहाँ पर। तो ये क्या आ रहा है? एफ प्लस डी अपॉन डी। तो यानी कि इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 1 प्लस एफ बाई डी लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? एफ प्लस डी अपॉन एफ आएगा सर। एक मिनट, एक मैंने उल्टा लिख दिया ना। हाँ, सर वहां पे नहीं सर, यहाँ जो हाँ डी बाई यू। एक मिनट, ये तो सही लिखा है। ठीक है, इसको उल्टा किया तो एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, इट इज फाइन। यस सर, और और डी डी बाई बाई यू, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी करेंगे तो यस डी डी यस, कट जाएगा सर, और डिनोमिनेटर में एफ आएगा सर। ओके। तो डी अपॉन एफ प्लस डी, सर एफ प्लस डी अपॉन डी। हाँ हाँ हाँ, वेट एक मिनट रुको। v की वैल्यू d रख दी मैंने, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक मिनट, ऊपर वाले फॉर्मूला में आ जाते हैं। m इज इक्वल टू जस्ट डी बाई यू रख लो आप। तो यहाँ पर डी बाई यू रख लिया, तो ये d अपॉन यू सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, सो हाँ एफ बेटा, प्लस मैंने डी। सही लिखा था, मैंने सही लिखा था बेटा। ये ऊपर चला जाएगा ना, मैंने उस वक्त सही लिखा था। ठीक है, यस सर, डिनोमिनेटर की मैं बोल रहा था सर। हाँ हाँ हाँ, एफ प्लस डी अपॉन एफ ये बोल रहे थे, यस राइट? सर। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो 1 प्लस डी बाई एफ, मैंने लास्ट फॉर्मूला सही लिखा था, राइट? वहां टाइपिंग एरर हो गया था, अभी ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। सर हमने पहले तो डी को अ, हम्म, मतलब वो फर्स्ट केस में जब अल्फा लिया था आपने, मतलब उसमें डी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना था, तो फिर बेटा मतलब देखो, ये क्या है, अपने को ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज, के एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। तो उसको कौन देख रहे हैं? हम नेकेड आई से पहले देख रहे हैं। तो हमने उसको डी डिस्टेंस पर रख दिया, एग्जैक्टली कितना? आई से नियर पॉइंट पर रख दिया, है ना।
और भी डिस्टेंसेस पर रखा जा सकता है, लेकिन मैंने क्या कर लिया, अपने को सॉल्व करने में आसानी हो, डिराइव करने में आसानी हो, इसके लिए आई से डी डिस्टेंस पर रख दिया। उसकी हाइट एच नॉट थी, तो उसने एंगल कितना बनाया, अल्फा। तो बेटा ये एक्चुअल साइज ऑफ, ये एक्चुअल एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? यस। हम्म। अब मैंने आई के आगे एक लेंस रखा हुआ है, मैग्नीफाइंग लेंस, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब हम आई से डिस्टेंस नहीं देखेंगे उसकी, ऑब्जेक्ट की, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस देखेंगे, और दैट इज यू। अब मेरी बात समझ पाए? सर पर वो आई और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि सेम बेटा सेम आई, है? अब आई से डिस्टेंस से लेना देना नहीं है। ठीक है, आई को हम थोड़ा अच्छा। मतलब ओ, दूसरी तरफ है, कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ओ, है। अभी आई के डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। अब ये पूरा एक नया अरेंजमेंट हो गया है ना। इस न्यू अरेंजमेंट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एच डॉट मतलब ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। ओके सर, समझ। हम्म, तो ये इस तरह से हमें मिल जाता है। आपने नोट किया ये? जो केस हमने डिराइव किया है, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, इसके लिए ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, image forms at far point, image forms at far point। बेटा फार पॉइंट, इसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ओके, v की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक बात तो पता ही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यदि है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू f if v is infinity। यस बच्चों, मेरी बात समझ में आई? बोलिए दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या चाहिए, बीटा अपॉन अल्फा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो डी अपॉन यू, यानी कि डी अपॉन एफ। ये आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। तो एक तो आता है 1+d/f, वो आता है नियर पॉइंट के लिए, और फार पॉइंट के लिए आ जाएगा d/f। तो ये दोनों का मैग्निफिकेशन हो गया दोनों ही केसेस में। मेन फॉर्मूला था वो d/u था। तो ये दोनों केसेस, और ये सब कुछ याद रखना है आपको। मेनली फॉर्मूलाज, डेरिवेशन को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रख सकते हो। ओके, किसी को कोई तो प्रॉब्लम? बीच के सब पॉइंट के लिए डी बाई यू ही होगा ना? क्या हुआ बेटा? बीच के सब पॉइंट के लिए डी बाई यू ही होगा ना? हाँ बेटा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। ये एक एसेंशियल कंडीशन हो गई। तो आप स्टार मार्क करके एक पॉइंट और लिख सकते हो, टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑब्जेक्ट should be placed object should be placed between focus and pole, focus and pole of the magnifying glass। ओके, दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब बाकी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना सबने नोट किया? हेलो बच्चों, क्या बात है, आज सभी बहुत सुस्त है, संडे है इसलिए? यस। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है।
लेकिन ठीक है, जेईई मेन में आपको हेल्प कर सकता है। तो हम शैल फिर वी इस पे मूव? क्या न्यूमेरिकल्स पूछेंगे या फिर पूछेंगे कि नियर पॉइंट में इसका क्या होगा, आई में कौन हाँ सा बेटा, कैसे न्यूमेरिकल टोटल इंक्रीज। न्यूमेरिकल। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल ओके। पूछेंगे, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो बेटा, if focal length of a magnifying glass is 10 centimeter, if focal length of magnifying glass is 10 centimeter, find the magnification of find the magnification find the magnification when image forms at near point and far point, near point and far point। आपको गिवन है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए फोकल लेंथ गिवन है ना, और आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट पर इमेज बनता है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा ये पूछा है। डू इट फर्स्ट। तो हम डी को 25 ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, डी को 25 ही लिखना है। यस, आंसर आया। हम जानते हैं जब इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो डी बाय एफ, है ना। तो 25/10, 2.5, सॉरी 2.5, ये मैग्निफिकेशन आ गया। नेक्स्ट, जब फार पॉइंट पर रखा है तो 2.5, तो नियर सर पॉइंट पर लेकिन 1 यहाँ प्लस। पे अगर डी बड़ा है सर एफ से, तो फिर हमें रियल इमेज मिलेगा ना कहाँ बेटा? सर दिस। डी, बेटा डी बड़ा होने से रियल इमेज नहीं होता बेटा। Sir, ऑब्जेक्ट how को did you फोकस find और D? पोल के बीच में रखने पर बड़ा इमेज ओके सर, बनता है। यहाँ पे डी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है क्या, इमेज डिस्टेंस है क्या सर? यस बेटा, इमेज डिस्टेंस है। सर ठीक है, इमेज डिस्टेंस है। यस बेटा, डी को हमेशा 25 सेंटीमीटर ही लेना है आपको। ठीक है, डी इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर। तो देखो कितना इजीली आंसर आ गया, और इन दोनों के बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। So why is D always 25 centimeters? बेटा एक्चुअली क्या है कि ये 20 सब आइज के लिए अलग अलग होता है ना। मेरा कहने का मतलब होता है कि एक ओल्ड पर्सन के लिए अलग होगा, एक चाइल्ड के लिए अलग होगा, एक एडल्ट के लिए अलग होगा, लेकिन एक ह्यूमन आई के लिए, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। ठीक है, ओके। तो ये एक सर्वे से पता चला है कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं जिनके आईज एकदम परफेक्ट हैं, तो उनके लिए ये डिस्टेंस हमेशा 25 So, सेंटीमीटर so होता है। D is the distance between the image and eye. We can say D is the near point distance between eye and the object। ठीक है, आई एंड द ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज आई पर, आई लेंस से होकर
मतलब वी कैन से रेटिना पर बन रहा है, ठीक है, क्लियर। तो वी कैन से हाँ, मतलब जो आई को दिखाई दे रहा है उसकी डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो कि इमेज डिस्टेंस है, आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, डी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। Also, but like you can see further than 25 centimeters now, so why can't the distance be 30? बेटा हम लोग 25 से ज्यादा डिस्टेंस पर देख सकते हैं, मैंने क्या बोला बेटा, हम लोग 25 से ज्यादा डिस्टेंस पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए यदि मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो बेटा आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, अब लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड, लाइक हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा है, और हमने क्या किया, पहले उसको डी डिस्टेंस पर रखा, तो उसकी एंगुलर साइज आई। इस तरह से ये, इसकी हेल्प से हम लोग उसको डिराइव कर रहे हैं, वी कैन सी एनीवेयर। देखो यहाँ पर बहुत सारे मैग्निफिकेशन मिलेंगे, समझ रहे हो, 2.5 से लेकर 3.5 तक। यदि आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाओगे, उसका इमेज भी क्या होता जाएगा, अलग अलग जगह बनेगा। और उस कंडीशन में आपको जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है वो 2.5 मिलेगा, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 3.5 मिलेगा, ओके। Yes, sir. कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, समझ आया, फाइन, यस और नो। हेलो, Yes, sir. गुड। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नॉर्मल नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। रीड द बुक, रीड्स अ बुक with small printing, with small printing using a magnifying glass, using a magnifying glass of focal length 5 centimeter. What is the closest and farthest distance? Closest and farthest distance. What is the closest and farthest distance at which he can read the book? He can read the book using magnifying glass. बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो, एक इंसान है जिसका आई नॉर्मल है, यानी कि उसके लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है, और वो ना एक बुक को पढ़ता है जिसकी प्रिंट्स बहुत छोटी सी है। अब उस वो यूज करता है एक 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करता है, तो वो बुक को उस मैग्नीफाइंग ग्लास से कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर रख सकता है और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख सकता है, सो दैट ही कैन फाइंड द मैग्निफाइड इमेज एंड ही कैन रीड द बुक, ओके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा मतलब। तो बेटा ये क्या है, एक तरह का लेंस ही है ना, तो आप लेंस फॉर्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं। आंसर चैट में भेजिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक ये सही है।
नाइस। और किसी का? और किसी का कोई आंसर? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले बोला है कि मैक्सिमम कितना दूर रख सकते हो और मिनिमम कितना दूर रख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम लोगों को पता है कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए v को d पर रख सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू d पर रख सकते हैं, और मैक्सिमम के लिए v इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो यदि मैं इसको लेंथ फॉर्मूला में यूज करूँ तो 1/d माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। और d की वैल्यू 25 होती है ना? इसको सॉल्व करते हैं तो 1/u इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। ओके, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आंसर इज u इज इक्वल टू 4.167। राइट, ऐसे ही किया था ना आपने? -1/25 होगा ना? या बेटा मैंने माइनस साइन ये ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है ना, मुझे तो डिस्टेंस बताना है ना। देखो मैंने यू की यहाँ पर माइनस रख दिया, कैन यू सी? इसके ऊपर डी पे भी तो माइनस है। डी पर माइनस है तो बेटा वो एलएचएस से आरएचएस में आएगा ना, तो वो प्लस हो जाएगा, राइट? अच्छा, हाँ, तो बेटा v इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो क्या होता है? u इज इक्वल टू f, तो डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर आंसर। तो बेटा मिनिमम 4.167 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख सकता है और मैक्सिमम जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख सकता है बुक को। ठीक है, फ्रॉम द लेंस। या तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें, दैट्स ऑल। ओके, तो क्या हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसी क्लास में शुरू करें या नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ें? कर सकते हैं, हेलो, अभी कर सकते हैं सर। हाँ अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, रे डायग्राम वगैरह हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता तो माइक्रोस्कोप ही है, उसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। देखो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस था, अभी कंपाउंड में टू वी कैन से टू कॉन्वेक्स लेंस यूज होंगे। और होता क्या है कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन रहती है। हम लोग एक सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं तो एक लिमिट तक ही हम उसके इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप मोर देन वन लेंस यूज करते हो और उसकी मैग्नीफाइंग पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस कि इसमें मोर देन वन लेंस यूज होते हैं और ये बहुत बहुत ज्यादा छोटी चीजों को भी देखने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज हैविंग सम लिमिटेशन। तो डायरेक्टली लिखते हैं टू ओवरकम द limitations of simple microscope। We can use compound microscope। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे it contains two convex lenses, अब दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो जो आई के पास में रहता है ना उसको हम बोलते हैं आई पीस, एंड
जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें दो लेंसेज होते हैं, ठीक है। या तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉलर होती है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव is of smaller focal length, smaller focal length and aperture, ठीक है। स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम कि किस तरह से ये इमेज फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और सबसे पहले बनाते हैं एक छोटा लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव है स्मॉलर फोकल लेंथ का। और यहाँ पर रखते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटा ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, बेटा ये इमेज बन गया, ठीक है। और इमेज कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके। यहाँ पर इमेज बन गया। अब बेटा ये तो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ को एफ नॉट बोल लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो बन गया ये फर्स्ट इमेज बना, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बन गया। अब ये इमेज जो है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम लोग एक और लेंस लगाएंगे और फॉर विच दिस लेंस विल ट्रीट दिस इमेज एज ऑब्जेक्ट। So the second lens will treat this image as an object. तो यहाँ पर हम बनाते हैं सेकेंड नंबर का लेंस। तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा क्या? हाँ बेटा ये रियल इमेज बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ठीक है। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। या ये लाइट रे, अब एक लाइट को यहाँ यहाँ भेज दो और एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, इस तरह से, ठीक है। या अब ठीक है। या बस अब इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो क्या होगा, पीछे एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगे, और जहां पर भी मिलेंगे वहां पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज विल फॉर्म, दैट इज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, इसको एच नॉट बोल सकते हैं, इसको आप H1 बोल सकते हो, इसको आप H2 बोल सकते हो, ठीक है। बच्चों ये सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।
ठीक है। अब बेटा जो ये इसकी फोकल लेंथ को अपन एफ ई बोल लेते हैं क्योंकि ये आई पीस है, आई इधर रहती है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द आई पीस। ओके, अब देखो आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, फर्स्ट वाले लेंस के लिए तो रियल इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड वाले लेंस के लिए देखो, सेकंड वाला लेंस तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, यस और नो? The second lens is just working like a simple microscope only. Yes? Yes. Good. बस इतनी सी बात थी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे यू नॉट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस है, इसको वी नॉट बोल लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज यहाँ पर बना रहा है। फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम यू ई बोल लेते हैं, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस फॉर द आई, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस है। और यहाँ से यहाँ को हम वी ई बोल लेते हैं। दैट्स ऑल, फिनिश। ठीक है, ये सारे तो दो बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें? आपको एक रेडीमेड सिंगल फॉर्मूला डिराइव करके देंगे, ठीक है। हाँ, आपको यूज तो करना पड़ेगा बेटा, है ना। ठीक है, पहले ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, रे डायग्राम अच्छे से समझ लो क्या हुआ है इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। रे डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So can you scroll up? Yes. Just a minute. यहाँ से Yes, sir. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको याद रखना है बेटा डायग्राम, ये सिर्फ रे डायग्राम है। ठीक है, नोटेड। Yes, sir. ओके, तो बेटा यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ एफ नॉट इज लेस देन एफ ई। सर एक सेकंड, थर्ड पॉइंट दिखा सकते हो? हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, सो दिस रे डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या इस रे डायग्राम को अब अच्छे से समझना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। या इसका मैग्निफिकेशन डिराइव करना है, ट्यूब लेंथ करनी है, और उसके बाद एक तो क्वेश्चंस करेंगे और फिर टेलीस्कोप करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। सर इसके बाद आप क्या वेव ऑप्टिक्स करोगे क्या सर? नहीं पता बेटा, जो टाइम टेबल में लिखा होगा वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। और मुझे नहीं लगता, आप 11th क्लास में हो ना तब, तो मुझे नहीं लगता कि वेव ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स आपको 12th में आएगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ हाँ, सर आपको क्योंकि 11 मतलब के टॉपिक, ऑप्टिक्स चैप्टर्स का मैं देख रहा था, तो उसमें ज्योमेट्री ऑप्टिक्स के साथ वेव ऑप्टिक्स दिया था। नहीं बेटा, वेव ऑप्टिक्स हम लोग 12th क्लास में ही करते हैं, अभी आप नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय। सर हाँ बेटा, आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मेरा स्टार्टिंग का 15-14 मिनट्स मिस हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ज्यादा चीजें आ जाए।
यस, हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 1 मिनट रुको। या अब ले लो। ले लिया सर। Answer या done as well. ओके सर। हाँ सर, नीचे ले लीजिए। हाँ सर, एक बार स्क्रॉल करिए। ओके सर। यस सर। हाँ सर। सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया होगा उसमें, है ना? 1 मिनट। सर वो एक बार थियरी दिखाइए, मतलब जो आपने पैराग्राफ लिखा मेरे को उसका देने का है। 1 जस्ट मिनट। इसके ऊपर कम मतलब सिंपल का ही। हाँ, ठीक है। हाँ सर। हो गया। नहीं, मेरा कंपाउंड, मैंने कंपाउंड से नहीं, थोड़ा पहले से लिखना स्टार्ट किया, तो मतलब हाँ इसके आगे आगे से ही मतलब मैंने लिख लिया था सब कुछ, जो आपने क्वेश्चंस लिखाया था ना सिंपल के हाँ, ऊपर, हाँ, वो हाँ। लिख दिया था मैंने। ओके, कोई बात नहीं। जहाँ तक आप मुझे बोल दो, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। या दिस वन। हाँ सर, वो जब आपने जब इसके फर्स्ट क्वेश्चन लिखाया था ना, उससे पहले मैंने सब मतलब ऑलमोस्ट सब मिस आउट कर दिया। कोई बात नहीं। ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर, ले लिया। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर, केस 2। 1 मिनट रुको। हाँ, इसके बाद मैंने सब लिख दिया सर। केस 2। ये केस 1 है, सॉरी, केस 2 ये रहा। हाँ, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। बाकी ये सब हो गया है ना? हाँ सर। हाँ सर। रे डायग्राम दिखा सकते हो जो एंड में था? एंड में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये रहा। थैंक यू सर। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल। बाय बाय सर। थैंक यू सर।